Hello everyone, and once again, welcome to my channel, Maths पे चर्चा. Now, today I'll continue with the puzzle series, right? And आज का जो puzzle है ये एक बहुत ही important concept पे है जो कि हम बोलते हैं cause and effect. वैसे ये verbal reasoning का part होता है, लेकिन कहीं कहीं ये अपना जो logical reasoning होता है, इसमें भी use होता है. So मैं थोड़ा सा आपको इसका brief up दूंगा और उसके बाद we'll do a puzzle जहाँ पे हम एक situation होगी जिसको हम उसी कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे, राइट? छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट, लेकिन हाँ इसे समझना थोड़ा जरूरी होता है. पहले उसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद विल कंटिन्यू विद द पजल, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड. नाउ if I say cause and effect, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं. कॉज एंड इफेक्ट होता है कि किसी चीज के होने से अगर कुछ होता है, अगर वो चीज होएगी तो एक और चीज होएगी. तो जो चीज, suppose if I say if x happens then y happens, तो इसमें ये जो है x इसको बोलते हैं cause और y जो है इसे बोलते हैं effect. अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि cause के होने से effect आएगा, ट्रू, बट इफेक्ट आने से जरूरी नहीं है कि इसी कॉज की वजह से वो हुआ हो. सेम इफेक्ट मल्टीपल कॉजेस की वजह से आ सकता है. तो हो सकता है इसी कॉज से आया हो, बट सर्टेनिटी नहीं है. सर्टेनिटी नहीं है क्योंकि यही इफेक्ट किसी और कॉज की वजह से भी आ सकता है, बट इस कॉज से ये इफेक्ट आता है, ये तय है. दिस इज समथिंग विच इज गारंटीड. सो इसलिए अगर हम कहते हैं इफ एक्स देन वाई, सो अगर मैं पहला पॉइंट लिखता हूं एक्स हैपेंड, राइट, देन ओके, फिर y ऑल्सो हैपेंड, तो हम कहेंगे कि ये सर्टेन है, दिस इज ट्रू, सर्टेन, ये होना ही है क्योंकि x के होने से y होता ही होता है. बट अगर मैं ये बात करता हूं कंक्लूजन कि y हैपेंड, राइट, और मैं बोलता हूं x ऑल्सो हैपेंड, तो ये सर्टेन नहीं है, ये है अनसर्टेन. फॉल्स नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अनसर्टेन. हो भी सकता है और नहीं. जैसे कि मैंने बताया सेम इफेक्ट दूसरे कॉज की वजह से भी आ सकता है. सो व्हाई हैपेंड, एक्स आल्सो हैपेंड इज अनसर्टेन. इट इज नॉट सर्टेन दैट द सेम इफेक्ट हैज, the same effect has come because of the previous cause. It can be because of multiple causes. तो वही जो ये जो इफेक्ट है, वाई इफेक्ट है हमारा, तो ये इफेक्ट और भी तरीके से आ सकता है, तो इसलिए अनसर्टेन हो गया. तो x होगा, y होगा, बट अगर y हुआ है तो x भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो ये समझने वाली बात है बस. और इसका एक और मतलब है कि इफ y डिड नॉट हैपन, नेगेशन होता है, मैं इसको हटा रहा हूं अभी फिलहाल, राइट. इफ आई से y डिड नॉट हैपन, तो देन आई विल से दैट x also did not happen. ये ट्रू है, दिस पार्ट इज ट्रू. ये ट्रू क्यों है, आप इस बात को समझो. ये ट्रू क्यों है क्योंकि सी देखो, कॉज होने से इफेक्ट होता है. तो अगर इफेक्ट ही नहीं आया है, वाई ही नहीं हुआ है, इफेक्ट ही नहीं आया, तो कॉज कैसे होगा ना, क्योंकि कॉज आने से तो इफेक्ट आता ही आता है. तो अगर y डिड नॉट हैपन, x डिड ऑल्सो डिड नॉट हैपन इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो ये अनसर्टेन है, राइट, लेकिन ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. ये ट्रू स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि अगर इफेक्ट ही नहीं आया है तो कॉज कैसे होगा, तो कॉज भी नहीं हुआ होगा. ये एक सर्टेन बात है, राइट. तो इसलिए इसे ट्रू बोलेंगे, सर्टेन बोलेंगे. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि x डिड नॉट हैपन, so y also did not happen,
ये हो गया अनसर्टेन। ये क्यों हो गया अनसर्टेन? क्योंकि अगर कॉज ही नहीं होगा तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, ये कहना गलत है, क्योंकि सेम इफेक्ट मल्टीपल कॉजेस की वजह से आ सकता है। तो अगर ये वाला कॉज नहीं हुआ तो इफेक्ट ही नहीं आएगा वो वाला, ये कहना गलत हो जाएगा। तो अगर एक्स डिड नॉट हैपन, वाई डिड नॉट हैपन, गलत नहीं बोलेंगे, अनसर्टेन बोलेंगे। अनसर्टेन हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये कुछ चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप समझो, इफ एक्स हैपन्स देन वाई हैपन्स से दो चीज सर्टेन होती है कि अगर एक्स हुआ है तो वाई भी होगा, और अगर वाई नहीं हुआ है तो एक्स भी नहीं हुआ होगा। बाकी ये दोनों अनसर्टेन है, ये दोनों अनसर्टेन है, ये दोनों सर्टेन है ये, और बाकी दो अनसर्टेन है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप दोनों तरफ चलोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो गाइस ये कॉज एंड इफेक्ट है, राइट। इसका एक एग्जांपल भी मैं चलो आपको करा देता हूं। इफ आई ड्रिंक पॉइजन आई विल डाई, ये स्टेटमेंट दी मैंने। अगर जहर पीऊंगा तो मरूंगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, इफ आई ड्रिंक पॉइजन आई विल डाई, इफ आई ड्रिंक, अगर मैं जहर पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये साफ सी बात उन्होंने लिख दी कि जहर पीते हैं तो मरते हैं, ये बात है। तो अगर मैं कहता हूं आई ड्रैंक पॉइजन आई एम डेड, तो ये हो गया सर्टेन, दिस इज सर्टेन। ये सर्टेन क्यों है? क्योंकि हाँ ठीक है, जहर पीते हैं तो मरते हैं, तो मैंने जहर पिया तो मैं मर गया। बट अगर मैं बोलता हूं आई एम नॉट डेड, I am not dead, I did not drink poison, तो ये भी सर्टेन है। अब ये भी सर्टेन है, ये इसके दो सर्टेन कंक्लूजन्स हो गए। सर्टेन क्यों हो गया? देखो, जहर पी के मरते हैं, तो अगर मैं मरा हुआ नहीं हूं तो मैंने जहर नहीं पिया है, क्योंकि जहर पीऊंगा तो मर जाऊंगा। तो ये इसके दो सर्टेन कंक्लूजन्स हैं। और अनसर्टेन कौन से हैं? अगर मैं बोलता हूं आई एम डेड, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं आई एम डेड, आई ड्रैंक पॉइजन, तो जरूरी नहीं है ना ये, आई एम डेड आई ड्रैंक पॉइजन, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जहर पी के ही मरते हैं। तो अगर मैं मर गया हूं तो जरूरी थोड़ी जहर पिया है, मरा तो और भी तरीके से जा सकता है ना, फांसी लगाई जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बता रहा हूं आई एम डेड आई ड्रैंक पॉइजन, सो आई ड्रैंक पॉइजन, मैं मरा नहीं हूं तो मैंने जहर नहीं पिया, ये कहना थोड़ा गलत होगा। गलत सिर्फ इस वजह से होगा, गलत नहीं होगा, अगेन एज आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, सॉरी, अनसर्टेन होगा। हाँ, मर भी सकता हूं मैंने, अगर मैं मरा हुआ हूं तो हो सकता है जहर पिया हो, लेकिन हो सकता है ना पिया हो, और तरीके से मर गया हूं। सो आई एम डेड आई ड्रैंक पॉइजन इज अनसर्टेन, राइट। तो ये अनसर्टेन हो गया। और ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि आई डिड नॉट ड्रिंक पॉइजन, राइट, आई विल नॉट डाई, ये भी अनसर्टेन हो गया। क्यों हो गया अनसर्टेन? अगर मैं जहर नहीं पिया हूं, अगर मैंने जहर नहीं पिया तो क्या मैं मरूंगा ही नहीं, अमर थोड़ी हो जाऊंगा, राइट। सो आई कैन हैव आई कैन स्टिल डाई, सो इसलिए ये अनसर्टेन हो गया। तो अनसर्टेन है ये दोनों चीज, और ये दोनों सर्टेन है। तो ये आपका जो ये जो पार्ट है, राइट, ठीक है, ये सर्टेन है। So this is certain, right? And these two are no. These two are certain, and these two are uncertain. So इस चीज को ध्यान रखना। I hope this is clear with all of you. चलो अब पजल की तरफ चलते हैं। So I think ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ये है पजल, आप पॉज कर लो, पहले एक बार इसको सॉल्व करते हैं, राइट। इसके बाद आप इसको, हम इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, राइट। चलिए, अब इन्होंने बोला कि वन ऑफ मिस्टर पटेल, हिज वाइफ, देयर सन एंड मिस्टर पटेल्स मदर इज अ साइंटिस्ट एंड अनदर इज एन IAS ऑफिसर।
राइट। सो कोई इनमें से साइंटिस्ट है, कोई आईएएस ऑफिसर है। अब इन्होंने कंडीशन दी, देखो इफ वाली कंडीशन आ गई। अब इफ द आईएएस ऑफिसर इज अ मेल देन द साइंटिस्ट इज अ मेल। आईएएस ऑफिसर अगर मेल है, राइट, तो साइंटिस्ट भी मेल है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइंटिस्ट भी मेल है तो आईएएस ऑफिसर मेल है ना, ये गलत हो जाएगा। समझो इस चीज को, है ना। वही बताया, इफ एक्स देन वाई, इफ वाई देन नॉट नेसेसरली एक्स। ऐसी if the scientist is younger than IAS officer, then the scientist and IAS officer are not blood relatives. ठीक है। तो अगर साइंटिस्ट आईएएस से छोटा है तो साइंटिस्ट और आईएएस ब्लड रिलेटिव नहीं है। और थर्ड है, इफ द साइंटिस्ट इज फीमेल देन शी एंड आईएएस ऑफिसर आर ब्लड रिलेटिव्स। तो इसमें इफ एक्स और वाई वाले हमारे केसेस हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप एक यूनिक केस फाइंड करोगे तीनों स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के, तो बहुत समय चला जाता है। और हो सकता है आपके पास इसमें एक से ज्यादा केस हो और आप एक ही केस फाइंड कर पाओ, तब भी आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे पजल्स को करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप केसेस लिखो सारे। अगर आप इन प्रॉब्लम्स में केसेस सारे नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि कुछ केस छूट जाए। अब केस तीन स्टेटमेंट्स को, ऐसे इफ वाली तीन स्टेटमेंट्स को यूज करके एक केस पे जाना, ये ज्यादा मुश्किल काम है, बजाय इसके कि आप पहले सारे केसेस लिस्ट कर लो और फिर स्टेटमेंट्स पढ़ के केसेस को एलिमिनेट करो। तो इसका प्रोसेस मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूं, अभी आप देखो। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर और ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ताकि राइट। सो यहां पे हम केसेस लिखेंगे। अब केसेस कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखते हैं मिस्टर पटेल, मिस्टर पटेल वाइफ, सन एंड मदर। अब पहले लेट अस आइडेंटिफाई क्या है कि सन जो है वो तो ब्लड रिलेटेड है तीनों से, राइट। मिस्टर पटेल का सन, मिस्टर पटेल का सन इज ब्लड रिलेटेड टू हिज मदर, मिस्टर पटेल्स वाइफ इज सन्स मदर। ठीक है, तो ये मदर है तो सन के साथ ब्लड रिलेटेड है। सन ग्रैंड मदर हो गई है, उनके साथ भी है ये मिस्टर पटेल्स मदर, राइट। तो पटेल्स मदर है, तो मिस्टर पटेल के रेफरेंस में लिखा है मैंने ये तीनों। तो मिस्टर पटेल की मदर, मिस्टर पटेल की वाइफ, मिस्टर पटेल का सन। तो मिस्टर पटेल का जो सन है उसका तो ब्लड ब्लड रिलेशन तीनों के साथ है, मिस्टर पटेल के साथ भी, वाइफ मिस्टर पटेल की वाइफ के साथ भी जो इसकी मदर है, और मिस्टर पटेल की मदर जो इसकी ग्रैंड मदर है, तीनों के साथ ब्लड रिलेटेड है। मिस्टर पटेल जो ब्लड रिलेटेड है वो किससे है? मिस्टर पटेल ब्लड रिलेटेड है सिर्फ अपने सन से और अपनी मदर से, वाइफ से नहीं, स्पाउस नहीं। और जो वाइफ है वो ना मिस्टर पटेल से ब्लड रिलेटेड है ना उनकी मदर से ब्लड रिलेटेड है, इन लॉ जिन्हें बोलते हैं हम। और वाइफ किससे है? सन, अपने बच्चे से ब्लड रिलेटेड है। सो वाइफ इज ब्लड रिलेटेड टू हर सन। तो ये कंडीशंस हमने देख लिया। पहले तो ये दिमाग में एक फ्रेमवर्क कर लिया हमने, और बहुत जरूरी है वो करना। और बहुत सिंपल सी बात है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं। तो ब्लड रिलेशन कोई ऐसी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये तो हमारे रोज की जिंदगी का एक पार्ट है, राइट। अब आप देखो मैं क्या करता हूं, मैं पहले आईएएस लेता हूं मिस्टर पटेल को, और साइंटिस्ट लेता हूं वाइफ को। देखो ऑर्डर में चलेंगे, फिर आईएएस लो मिस्टर पटेल को, साइंटिस्ट लो उनके सन को, फिर आईएएस लो आप मिस्टर पटेल को, और साइंटिस्ट लो मदर को। अब केस लिख लो आप। सी कुछ लोग कहेंगे कि सर पढ़ के फिर ये होगा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा समय नहीं जाएगा अगर आप सारे केसेस लिखते हो, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन नहीं होगा, एक से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को आप ऐसे ही करो, पहले केसेस लिस्ट करो, आदत डालो। ये बाद में हो सकता है आपको आदत पढ़ते पढ़ते आप कुछ केसेस एलिमिनेट खुद से कर दो, लेकिन शुरू में इस चीज की आदत डालो। मैं शुरू में आपकी आदत खराब नहीं करना चाहता कि आप पहले से सोचो, राइट, कि हाँ बस यही केस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए सारे केसेस लिखो। अब आईएएस हमने मिस्टर पटेल को ले लिया तीन केसेस के लिए, वाइफ, सन और मदर। अब वाइफ को ले लेते हैं, इधर साइंटिस्ट ले लेते हैं, फिर हम वाइफ को आईएएस ही रखते हैं, यहाँ साइंटिस्ट, फिर आईएएस, फिर साइंटिस्ट। अब हम आईएएस मूव करते हैं टू सन, आईएएस, साइंटिस्ट, आईएएस,
साइंटिस्ट, आईएएस साइंटिस्ट। तो ये केसेस हम ले रहे हैं। फिर लास्ट केस होगा आईएएस, मिस्टर पटेल्स मदर साइंटिस्ट, आईएएस साइंटिस्ट, आईएएस साइंटिस्ट, राइट। तो ये हमने सारे केसेस 12 केसेस लिख लिए। अब ये लिखना बहुत जरूरी है, क्यों है? क्योंकि इससे हमारे केसेस कोई भी छूटेगा नहीं। अब क्या करते हैं, हम अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं और हम केसेस को एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा केस नहीं हो सकता। अब देखो कितनी आसानी से ये पजल हो जाएगी। आप देखो, अब लिखा हुआ है कि इफ आईएएस ऑफिसर इज अ मेल देन साइंटिस्ट इज अ मेल। तो ये केस हट गया क्योंकि यहां साइंटिस्ट इज अ फीमेल। आईएएस इज अ मेल, ये वाला केस रहेगा क्योंकि साइंटिस्ट इज अ सन, ये मेल है। आईएएस इज मेल, ये वाला केस हट गया, मदर इज अ फीमेल। और आईएएस कौन सा मेल और कौन सा केस है? सन वाला। इफ आईएएस इज अ मेल देन साइंटिस्ट इज अ मेल, राइट। तो ये वाला केस हट गया और ये वाला केस हट गया, ये केस इंटैक्ट है। तो हमारे पास 4 केसेस हट गए। हो सकता है ये 4 केस बनाते ही ना शुरू में, लेकिन क्या कितना फर्क पड़ गया, हमें ज्यादा समय नहीं लगा, तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, इफ साइंटिस्ट इज यंगर देन आईएएस ऑफिसर। अब कौन कौन से ऑब्वियस केस हैं? इफ साइंटिस्ट इज यंगर देन आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट इज यंगर देन आईएएस ऑफिसर, तो हम देखते हैं कि साइंटिस्ट इज यंगर देन आईएएस ऑफिसर, सन है, son is younger than father, so scientist is younger than IAS officer, then scientist and IAS are not blood relative but they are blood relatives, तो ये कट गया केस। अब यहां पे आते हैं, if scientist is younger than IAS officer, ये हो सकता है। अब देखो, वाइफ और हस्बैंड के लिए हम एज डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या कौन यंग है कौन ओल्ड है, ठीक है, सेम लेवल पे। तो इसलिए यहां पे हम नहीं नहीं अज्यूम करेंगे कि हस्बैंड ओल्डर होगा और वाइफ यंग होगी, तो ये हो सकता है। तो दिस केस कैन स्टिल एग्जिस्ट इफ साइंटिस्ट इज यंगर देन आईएएस ऑफिसर, विच इज अ पॉसिबिलिटी हियर, जो कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। देन साइंटिस्ट एंड आईएएस आर नॉट ब्लड रिलेटिव्स, और मिस्टर पटेल और उनकी वाइफ ब्लड रिलेटिव नहीं है, तो ये केस इंटैक्ट रहेगा। अब यहां पे आते हैं, साइंटिस्ट इज यंगर देन आईएएस, सन विल बी यंगर देन मदर, सन विल बी यंगर देन मदर, सो दे आर ब्लड रिलेटिव्स, तो ये केस हट गया, राइट। सिमिलरली यहां पे तो साइंटिस्ट इज ओल्डर है, तो ये वाला केस तो लेंगे नहीं। यहां पे साइंटिस्ट यंगर देन आईएएस ऑफिसर, साइंटिस्ट इज यंगर, नो। फिर ये वाला केस देखते हैं, साइंटिस्ट इज यंगर देन, यस, साइंटिस्ट इज यंगर देन आईएएस, सन इज यंगर देन ग्रैंड मदर, ये वाला केस, राइट। सो if scientist is younger than, so they are not but they are blood relatives, तो ये केस भी हट गया हमारे पास। अब यहां पे भी देखो, साइंटिस्ट इज यंगर देन आईएएस एंड दे आर नॉट ब्लड रिलेटिव्स, तो ये केस रहेगा। और लास्ट केस, साइंटिस्ट इज यंगर देन आईएएस, क्योंकि मिस्टर पटेल विल बी यंगर देन मदर, सो दे आर ब्लड रिलेटिव्स, तो ये हट जाएगा केस। तो ये केसेस हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिए, राइट। अब आते हैं लास्ट केस में, इफ साइंटिस्ट इज अ फीमेल देन शी एंड द आईएएस ऑफिसर आर ब्लड रिलेटिव्स। तो साइंटिस्ट फीमेल कौन से केस में होगी? साइंटिस्ट इज फीमेल देन साइंटिस्ट एंड आईएएस आर ब्लड रिलेटिव्स, तो बट ये तो नहीं है, मिस्टर पटेल्स मदर एंड मिस्टर पटेल्स वाइफ आर नॉट ब्लड रिलेटिव, तो ये केस हट गया। फिर इफ साइंटिस्ट इज अ फीमेल हियर, देन शी एंड आईएएस ऑफिसर आर ब्लड रिलेटिव्स, तो ये वाला केस भी हट गया, बिकॉज वाइफ एंड मिस्टर पटेल विल नॉट बी ब्लड रिलेटिव्स, राइट। सो हमारे पास काफी केस हट गए। अब हमारे पास 2 केस बच गए, सारे केस हटाने के बाद ये 2 केस बच गए। इन दोनों ही केस में अगर आप देखते हो तो साइंटिस्ट कौन है? साइंटिस्ट इज मिस्टर पटेल, सो मिस्टर पटेल is definitely a scientist, this is for sure, but IAS कौन कौन हो सकता है? वाइफ भी हो सकती है और सन भी हो सकता है, तो IAS कैन बी मिस्टर पटेल्स वाइफ और मिस्टर पटेल्स सन। तो हमने सारे केसेस बना के इसको पहले स्ट्रक्चर किया, उसके बाद हमने केसेस को एलिमिनेट किया। इससे हमारे को जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहता है, कोई भी केस मिस नहीं होता है। सो फॉलो दिस हैबिट,
you know you'll face a lot of these kind of problems in CAT also and other aptitude test also. अगर आप इसको फॉलो करते हो अप्रोच को, आई एम टेलिंग यू केसेस बनाने, अपने केसेस छूटने नहीं चाहिए। मैं आप शुरू से बोल रहा हूँ कि कैट में केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर आप केसेस से बनाने से बचोगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए, बट 100% एक्यूरेसी का कोई गारंटी नहीं है। So make sure you follow this approach. I'll meet you next time in the next puzzle. Till then, take care. Have a nice day.